नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जिसने पुलिसिंग में जवाबदेही की पूरी कहानी ही बदल दी। ये मामला है परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह का। देखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये नतीजा है उस लंबी लड़ाई का जो हिरासत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही थी। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी टेक्नोलॉजी। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? एक बहुत ही आम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो अक्सर पुलिस और आम लोगों के बीच खड़ा हो जाता है कि गिरफ्तारी का सही समय क्या है। विहान कुमार के मामले में यही हुआ। एक छोटी सी बात कि किसी को किस वक्त गिरफ्तार किया गया, वो इतनी बड़ी बन गई कि उसने एक ऐतिहासिक फैसले की नींव रख दी। ये बहस सिर्फ कुछ घंटों की नहीं थी, बल्कि कानून की मर्यादा और एक नागरिक की आज़ादी के बीच की लकीर की थी। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा है। सोचिए, जब पुलिस किसी को उठाती है तो उसकी गिरफ्तारी का वक्त कब से गिना जाएगा? जिस पल उसे पहली बार रोका गया या जब थाने के रजिस्टर में उसकी एंट्री हुई? ये सवाल मामूली नहीं है, क्योंकि इसी एक बात पर तय होता है कि पुलिस की कार्रवाई कानूनी थी या गैर कानूनी। और जब एक तरफ एक इंसान का बयान हो और दूसरी तरफ पुलिस का रिकॉर्ड, तो सच का पता कैसे चले? विहान कुमार के केस में यही हुआ था। उनका कहना था कि उन्हें सुबह 10:30 बजे उठा लिया गया, पर पुलिस के रिकॉर्ड कह रहे थे कि गिरफ्तारी शाम को 6 बजे हुई। अब देखिए, ये सिर्फ 7.5 घंटे का हेरफेर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। हमारा संविधान और सीआरपीसी ये कहता है कि पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में नहीं रख सकती। अगर गिरफ्तारी सुबह 10:30 बजे हुई तो 24 घंटे की डेडलाइन टूट जाती और पूरी हिरासत ही गैरकानूनी हो जाती। लेकिन अगर गिरफ्तारी शाम 6 बजे हुई तो पुलिस कानून के दायरे में थी। अब बिना किसी तीसरे सबूत के किसकी बात मानी जाए? तो विहान कुमार का केस तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो सिस्टम में कहीं और लगी थी। ये समस्या जुड़ी थी हमारे संविधान की आत्मा से। वो आत्मा जो कहती है कि हर इंसान को सम्मान से जीने का हक है, चाहे वो आज़ाद हो या हिरासत में। थाने के बंद दरवाजों के पीछे जो होता है, अगर उस पर कोई निगरानी ना हो तो ये उस संवैधानिक वादे पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसी बात को बहुत ही सख्त शब्दों में कहा। अदालत ने कहा कि कस्टोडियल टॉर्चर यानी हिरासत में किसी को सताना सिर्फ एक चोट नहीं है, ये किसी के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा पर हमला है। और जब ये काम राज्य की एजेंसी करती है तो ये हमारे संविधान के दिए सबसे बड़े अधिकार आर्टिकल 21 की जड़ पर हमला करने जैसा है। ये लाइन इस पूरे फैसले का आधार है। तो आखिर ये अनुच्छेद 21 है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे संविधान का दिल है। ये कहता है कि किसी भी इंसान की जान या उसकी आज़ादी कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती। और सालों से सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी जैसे केसों में इसका मतलब समझाया है। जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और ये सम्मान का अधिकार तब भी बना रहता है जब कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने पहले कोशिश नहीं की। 1997 में डीके बसु केस में कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर 11 गाइडलाइंस दी थीं, जैसे परिवार को खबर देना, वकील से मिलने देना वगैरह। फिर 2018 में शफी मोहम्मद केस में कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर वीडियोग्राफी की बात की। लेकिन दिक्कत यह थी कि इन गाइडलाइंस का पालन जमीन पर ठीक से हो ही नहीं रहा था। राज्य सरकारें इन्हें लागू करने में ढिलाई बरत रही थी। इसी नाकामी ने सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो सिर्फ एक सलाह न हो, बल्कि एक सख्त आदेश हो। और यहीं पे एंट्री होती है परमवीर सैनी जजमेंट की। ये एक तरह से फाइनल स्ट्रोक था। कोर्ट ने समझ लिया था कि अब सिर्फ दिशा निर्देशों से काम नहीं चलने वाला। अब एक ऐसा ठोस टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम बनाना होगा जिसे कोई भी नजरअंदाज न कर सके। ये पुलिस जवाबदेही के एक नए दौर की शुरुआत थी। इस पूरे फैसले का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर हमें आर्टिकल 21 जैसे मौलिक अधिकारों को बचाना है तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना ही होगा। ये एक पुरानी संवैधानिक समस्या का एक बहुत ही नया और प्रैक्टिकल समाधान था। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि अधिकारों की रक्षक बनी। तो कोर्ट ने आखिर क्या आदेश दिया? चलिए अब इस फैसले के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो डिटेल्ड और जरूरी आदेश है उसे समझते हैं। ये सिर्फ कैमरे लगाने का फरमान नहीं था, बल्कि एक पूरा सिस्टम खड़ा करने का ब्लूप्रिंट था। कोर्ट के निर्देश इतने डिटेल्ड थे कि कोई भी कोना बच ना पाए। उन्होंने कहा, नो ब्लाइंड स्पॉट,
मतलब थाने का ऐसा कोई कोना नहीं होना चाहिए जहां कैमरा ना हो। एंट्री एग्जिट गेट ताकि पता चले कौन कब आया गया। लॉकअप के अंदर गलियारे और बरामदे, क्योंकि अक्सर असली पूछताछ वहीं हो जाती है। यहां तक कि एसएचओ और दूसरे अफसरों के कमरे भी। कोर्ट का इरादा साफ था, जहां जहां एक आरोपी या शिकायतकर्ता जा सकता है वो हर जगह कैमरे की नजर में होनी चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी बताया कि कैमरे कैसे होने चाहिए। पहला, उनमें नाइट विजन हो ताकि रात के अंधेरे में भी सब रिकॉर्ड हो। दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो, क्योंकि एक खामोश वीडियो आधी कहानी ही बताता है। धमकियाँ, गालियाँ या दबाव, ये सब ऑडियो के बिना साबित करना मुश्किल है। और तीसरा, इस डेटा को कम से कम 12 महीने और हो सके तो 18 महीने तक संभाल कर रखना होगा। अब ये 12 महीने का आंकड़ा क्यों? ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अक्सर ऐसे मामलों में पीड़ित को शिकायत करने की हिम्मत जुटाने में वक्त लगता है। अगर फुटेज कुछ ही हफ्तों में डिलीट हो जाए तो ये पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। ये लंबी मियाद सुनिश्चित करती है कि सबूत मिटाए ना जा सकें और न्याय के लिए वक्त मिले। अब सवाल ये है कि ये सब लागू कौन करवाएगा? इसके लिए कोर्ट ने एक डबल लेयर सिस्टम बनाया। एक राज्य के लेवल पर कमेटी एसएलओसी, जो पैसे और खरीदारी का काम देखेगी, और फिर हर जिले के लेवल पर एक कमेटी डीएलओसी, जो ये पक्का करेगी कि कैमरा ठीक से चल रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस हो रही है और फुटेज सेफ है। और ये इस फैसले का सबसे तगड़ा पॉइंट है। कोर्ट ने सीधे सीधे एसएचओ को पर्सनली जिम्मेदार बना दिया। अब थाने में लगे कैमरों के काम करने की सीधी जवाबदेही एसएचओ की होगी। अगर कोई कैमरा खराब है तो ये रिपोर्ट करना और उसे ठीक करवाना उसका काम है। अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि ये किसी और का काम है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करना ही इस सिस्टम की असली ताकत है। अच्छा, ये सब तो हो गया सिस्टम की बात, पर एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इससे हमें और आपको क्या मिला? इसका जवाब इस फैसले के अगले हिस्से में है, जो हर नागरिक को एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मान लीजिए किसी के साथ थाने में कुछ गलत होता है, तो क्या वो उस सीसीटीवी फुटेज को अपनी बात साबित करने के लिए मांग सकता है? और जवाब है एक बड़ा सा हां। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी को भी लगता है कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो उस घटना की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकता है। ये एक गेम चेंजर है। अब ये सिर्फ पुलिस का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब नागरिक के पास एक ऐसा सबूत मांगने का अधिकार है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। तो ठीक है, अधिकार तो मिल गया, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें? शिकायत लेकर जाएं कहां? कोर्ट ने इसका भी रास्ता बताया। कोई भी पीड़ित सीधे नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जा सकता है या किसी अदालत में अर्जी दे सकता है। ये संस्थाएं फिर पुलिस से वो फुटेज मांग सकती हैं और उसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे संवैधानिक हथियार कहना भलप नहीं होगा। सोचिए, अब तक पावर का तराजू एक तरफ झुका हुआ था। पुलिस की बात के सामने एक आम आदमी की आवाज दब जाती थी। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज के रूप में एक निष्पक्ष गवाह है जिसे कोई भी अदालत में बुला सकता है। और ये कहानी सिर्फ पुलिस थानों पर खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह पक्का किया कि जवाबदेही का ये नियम हर उस जगह लागू हो जहां कानून के नाम पर किसी से पूछताछ या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये आदेश सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है। देश की हर बड़ी जांच एजेंसी जो गिरफ्तारी कर सकती है वो इसके दायरे में आएगी। सीबीआई हो, एनआईए हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी हो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी हो, सबको अपने दफ्तरों में जहां पूछताछ होती है ऐसे ही कैमरे लगाने होंगे। आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसलिए हर पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसी के ऑफिस के बाहर और अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगाने होंगे। इन पर साफ साफ लिखा होगा कि ये जगह सीसीटीवी की निगरानी में है, और ये भी कि आपको हिरासत में हुए किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि आप पर नजर है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए एक सिस्टम मौजूद है। तो परमवीर सिंह सैनी का फैसला यकीनन एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान और हमारी अदालतें समय के साथ अधिकारों की रक्षा के लिए नए रास्ते निकाल सकती हैं। लेकिन यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कैमरा तो लगा दिया गया, वो रिकॉर्ड भी कर रहा है, पर यह कौन देखेगा कि उस रिकॉर्डिंग को कोई देख भी रहा है? तकनीक एक औजार है, पर उसकी असली ताकत हम लोगों की जागरूकता और हमारी संस्थाओं की निगरानी में है।